हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का औरा कोचिंग इंस्टीट्यूट में। बेटा, आज अपन स्टार्ट करने वाले हैं लेक्चर नंबर थर्ड काइनेमेटिक्स के लिए। और लेक्चर नंबर सेकंड में अपन ने बात की थी बेटा कुछ ग्राफ्स के बारे में, पोजीशन टाइम ग्राफ, वेलोसिटी टाइम ग्राफ। अपन ने वहां पे देखा कि जो पोजीशन टाइम ग्राफ की स्लोप है वो अपन को क्या बता रही थी बेटा, वेलोसिटी के बारे में बता रही थी। इसी तरीके से जो वेलोसिटी टाइम ग्राफ की जो स्लोप है वो आपको एक्सेलरेशन के बारे में बता रही थी, है ना। और बात करें एरिया अंडर कर्व की, तो जो वेलोसिटी टाइम ग्राफ का जो एरिया अंडर कर्व आएगा वो आपको किसके बारे में बताएगा बेटा, डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस के बारे में बताएगा। ये बातें अपन ने लास्ट लेक्चर में यहां तक की थी, है ना। आज अपन बेटा उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे और एक अच्छा टॉपिक भी अपन स्टार्ट करने जा रहे हैं, मोशन अंडर ग्रेविटी, है ना। स्टार्ट करने से पहले कुछ चीजें मैं आपको बता दूं बेटा, ध्यान से समझना, काफी इंपॉर्टेंट है नीट के पॉइंट ऑफ व्यू से। एक क्वेश्चन हर साल लगभग लगभग आता ही है ना, मोशन अंडर ग्रेविटी से। इसलिए आप इसे ध्यान से समझें और समझते हुए चलें, है ना। और उम्मीद करता हूं बेटा कि आप क्वेश्चन प्रैक्टिस तो कर रहे होंगे, है ना, क्योंकि अगर आप फिजिक्स के अंदर क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं कर रहे हैं तो आप कहीं ना कहीं बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं, ना। अगर आप फिजिक्स के अंदर जितनी ज्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे आपकी फिजिक्स उतनी ही स्ट्रांग होगी, है ना। चलिए बेटा, देखते हैं क्वेश्चन क्या बोल रहा है। The displacement time graph for two particles A and V are straight line inclined at an angle of 30 degree and 60 degree with time axis. The ratio of velocities of VA raised to VB. बेटा क्वेश्चन बोल रहा है कि दो पार्टिकल्स हैं, एक पार्टिकल का नाम है ए और एक दूसरे का नाम है बी। जो उनके बीच में डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ बनाया गया बेटा, क्या एक एक्सिस पे उनकी डिस्प्लेसमेंट है और एक पे टाइम है ना। जो ए ग्राफ है उसके लिए जो एंगल है बेटा वो कितना है, 30 डिग्री। और बी के लिए जो एंगल है बेटा वो कितना है, 60 डिग्री, है ना, 60 डिग्री बी के लिए। अब बात की है आपसे बेटा कि आप वी ए रेस टू वी बी बताइए, वेलोसिटी ऑफ ए रेस टू वेलोसिटी ऑफ बी। अब बेटा मैंने जस्ट थोड़ी देर पहले आपको बताया कि जब आपको डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ दे रखा हो और आपसे वेलोसिटी पूछ ली जाए तो आप क्या करेंगे कि ग्राफ की स्लोप निकालेंगे, क्योंकि जो डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ की स्लोप है वो आपको वेलोसिटी के बारे में बताती है। अब इस ग्राफ के लिए स्लोप की बात करें बेटा, तो जो स्लोप है मैंने आपको बताया था वह किसके बराबर होती है, टेन थीटा के बराबर होती है। इस केस में जो थीटा है बेटा ए के लिए वो कितना हो जाएगा, 30 डिग्री। तो इसे अपन लिख सकते हैं टेन 30। और बी के केस में जो बेटा थीटा हो जाएगा वो कितना दे रखा है, 60 डिग्री, तो टेन 60। और आप सब जानते हैं बेटा कि टेन 30 की जो वैल्यू होती है वो क्या होती है, 1/√3। और टेन 60 की जो वैल्यू होती है बेटा वो कितनी होती है, √3। जब रेशियो इसका आएगा तो बेटा कितना आ जाएगा, 1/3, मतलब 1:3 उसकी वेलोसिटी का रेशियो होने वाला है। इसलिए इसका जो आंसर है वो कौन सा हो जाएगा बेटा, डी। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा, कई बार आपके एग्जाम्स में पूछा जा चुका है। इसी तरीके के क्वेश्चन आपके नीट में भी पूछे जाते हैं। 2022 की बात बता रहा हूँ बेटा, सेम क्वेश्चन आपके 2022 में आ रखा है ना। चीजें टफ नहीं है बेटा, बस अपन ना उसको कॉम्प्लिकेट बना देते हैं। उसका सिंपल सा रीजन ये है कि अपन चीजों को रिवाइज नहीं करते हैं ना, और चीजों को बेसिक से समझना स्टार्ट नहीं करते हैं ना। नीट के अंदर या आईआईटी जेई के अंदर कोई भी क्वेश्चन ऐसा टफ नहीं पूछा जाता है कि जिसे आप ना कर सकें। बस आप चीजों को सिस्टमेटिकली समझते हुए चलें, और आपके यदि बेसिक्स क्लियर हैं तो आप डेफिनेटली नीट के क्वेश्चन को आराम से सॉल्व कर सकते हैं विद इन 1 मिनट, है ना। इसी तरीके के क्वेश्चन बेटा नीट में आते हैं, आप सोच सकते हैं कि कितना इजी क्वेश्चन है और
आपके नीट में भी आ रखा है 2022 में, है ना। चलिए नोट कीजिए, फिर अपन आगे बढ़ते हैं ना। चलिए बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक बार आप वीडियो पॉज कीजिए और इस क्वेश्चन को खुद करने की ट्राई कीजिए, फिर मैं आपको इस क्वेश्चन को बताता हूं। चलिए देखते हैं बेटा। द वेलोसिटी टाइम ग्राफ फॉर टू बॉडीज ए एंड बी आर शोन। द एक्सेलरेशन ऑफ ए एंड बी आर इन द रेशियो। बेटा आपको जो ग्राफ दे रखा है वो वेलोसिटी और टाइम के बीच में दे रखा है। मैंने आपको बताया था कि जो वेलोसिटी और टाइम के ग्राफ में बीच में अगर कोई ग्राफ दे रखा है और आपसे एक्सेलरेशन पूछ लिया जाए, तो हमेशा जो एक्सेलरेशन है वह वेलोसिटी टाइम ग्राफ की स्लोप से निकलती है ना। अगर बात करते हैं यहीं पे डिस्प्लेसमेंट या डिस्टेंस के बारे में, तो जो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट है वह वेलोसिटी टाइम ग्राफ के एरिया अंडर कर्व से निकलती थी। लेकिन बात यहाँ एक्सेलरेशन की है, तो अपन इन दोनों ग्राफ के स्लोप को निकाल देंगे तो आपको एक्सेलरेशन मिल जाएगा। अब बात करें बेटा ए के लिए, यहाँ पे जो आपसे क्या पूछा गया बेटा, एक्सेलरेशन ऑफ ए, है ना, रेज टू एक्सेलरेशन ऑफ बी। एंगल की बात करें बेटा ए के लिए तो कितना दे रखा है, 25 डिग्री, और स्लोप के साथ अपन किसके साथ लिखते हैं बेटा, 10, तो 10 25 डिग्री। अब बी के लिए जो एंगल दे रखा है बेटा, कितना दे रखा है, ये बेटा 40 है। और ये जो एंगल बना रखा है ना बेटा, ये वाई एक्सिस से बना रखा है, लेकिन हमेशा स्लोप निकालते समय जो एंगल अपन लेते हैं वह एक्स एक्सिस के साथ वाले एंगल को लेते हैं। इसलिए जो ये वाला एंगल है बेटा आपका कितना आने वाला है, 50 डिग्री, क्योंकि टोटल 90 डिग्री है, 40 डिग्री वो है, तो बचा हुआ कितना हो गया बेटा, 50 डिग्री। इसलिए जो एक्सेलरेशन ऑफ बी है बेटा वो कितनी आ जाएगी, 1050 डिग्री। तो जो रेशियो है वो बेटा आपका आ जाएगा 1025 डिग्री रेस टू 1050 डिग्री। ऑप्शन नंबर ए क्लियर है बेटा। काफी आसान क्वेश्चन था। इसी तरीके के क्वेश्चन आपके कंपटीशन एग्जाम में पूछे जा रहे हैं। ध्यान से समझें और ध्यान से बेटा नोट्स बनाएं। चलिए फिर अपन आगे बढ़ते हैं बेटा। अगर बेटा इसी क्वेश्चन में आपसे पूछ लिया जाता कि डिस्प्लेसमेंट बताइए, तो आप क्या करते कि एरिया अंडर कर्व का जो ग्राफ दे रखा है, इसके एरिया अंडर कर्व मतलब इस वाले एरिया को अगर अपन निकाल देते, तो ए के द्वारा तय की गई दूरी अपन आसानी से निकाल देते। इसी तरीके से यदि बी की दूरी पूछते कि बी ने कितनी दूरी तय की, तो अपन इस वाले ग्राफ के नीचे का जितना भी एरिया है इसे फाइंड आउट कर लेते, तो आप बता देते कि बी ने कितनी दूरी तय की है। क्लियर है बेटा। तो बेटा ग्राफ से रिलेटेड क्वेश्चन हमेशा मैंने देखा है कि फ्रिक्वेंटली पूछा गया है ना। आप कितने 30 ईयर 35 ईयर प्रीवियस ईयर उठा लीजिए नीट के, आपको अल्टरनेट पूछा जाता है बेटा क्वेश्चन, है ना। 2022 में तो सेम क्वेश्चन बेटा आ रखा है ना, तो इसलिए चीजें ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं और इजी भी है। इजी हैं इसलिए अपन को इनको ऐसे ही नहीं छोड़ देना है ना, प्रॉपर नोट्स बनाओ इनके, चीजों को लिखो प्रॉपर। इजी हैं तो कम समय लेंगी और क्या है आपका, इसलिए छोड़ना नहीं है कुछ भी अपने को। चलिए बेटा आगे बढ़ते हैं ना। 9th क्लास के अंदर बेटा आपने कुछ इक्वेशंस पढ़ी होंगी, है ना। इक्वेशंस ऑफ मोशन बोलते थे, है ना, पढ़ी होंगी आपने। तीन इक्वेशंस थी, क्या क्या थी बेटा, v इजकल्स टू यू प्लस ए टी, क्या थी, v इजकल्स टू u प्लस ए टी, है ना। और दूसरी इक्वेशन क्या थी बेटा, s इजकल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। और तीसरी इक्वेशन क्या थी, v स्क्वायर इजकल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। उन्हीं इक्वेशंस के बारे में अपन यहाँ फर्दर डिटेल में थोड़ा जानने वाले हैं ना। एक्चुअली ये इक्वेशंस बेटा दी क्यों गई, क्योंकि अपन वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, टाइम और डिस्प्लेसमेंट इन सब चीजों को कोरिलेट करके अपन एक इक्वेशन में रख सकते हैं, जिसकी हेल्प से अपन किसी एक वेरिएबल पैरामीटर को, जो कि अपन को अननोन है, अपन को पता नहीं है, उसको आसानी से उन इक्वेशंस की हेल्प से निकाल सकते हैं ना। जैसे v इक्वल्स टू यू प्लस ए टी है बेटा, मान के चले
ये इक्वेशन की मोशन ऑफ इक्वेशंस ऑफ मोशन है, उसकी जो फर्स्ट इक्वेशन है v इक्वल्स टू u प्लस ए टी, है ना। अगर आपसे u दिया है, v दिया है, टाइम दिया है, तो आप एक्सेलरेशन इस इक्वेशन की हेल्प से आसानी से निकाल सकते हैं। तो इस तरीके से कुछ आपस में रिलेशंस हैं इन पैरामीटर्स के, और उन पैरामीटर्स के रिलेशंस के जरिए इनकी कुछ इक्वेशंस हैं जिन्हें अपन इक्वेशन ऑफ मोशन बोलते हैं, जो कि काइनेमेटिक्स के अंदर बेटा काफी यूजफुल हैं। काइनेमेटिक्स क्या बेटा, आप जितनी भी मैकेनिक्स पढ़ेंगे, आप फोर्स पढ़ेंगे, रोटेशनल मोशन पढ़ेंगे, सर्कुलर मोशन पढ़ेंगे, वहां इनका यूज कहीं ना कहीं आएगा, इसलिए ध्यान से समझें बेटा। चलिए देखते हैं क्या है। पहले बात कर लेते हैं बेटा कि यदि आपका पार्टिकल जीरो एक्सेलरेशन के साथ मूव कर रहा है ना, मैंने लास्ट लेक्चर में आपको ये चीज भली भांति समझाई थी कि जीरो एक्सेलरेशन का बेटा मतलब क्या होता है कि आपकी जो वेलोसिटी है वह टाइम के साथ चेंज ही नहीं कर रही, मतलब कि जो आपकी इनिशियल वेलोसिटी थी वही आपकी फाइनल वेलोसिटी मिल रही है। इसका मतलब कि वहां कोई भी एक्सेलरेशन काम कर ही नहीं रहा है। और इक्वेशन ऑफ मोशन अपन जानते हैं क्या होती थी बेटा, जो फर्स्ट इक्वेशन है v इक्वल्स टू यू प्लस ए टी। घबराए नहीं, ये सारी इक्वेशन नेक्स्ट स्लाइड में आने वाली हैं। अभी इस कॉन्सेप्ट को समझने के लिए अपन इतना जान सकते हैं, जो फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन है वो क्या है बेटा, v इक्वल्स टू यू प्लस ए टी। अपन को पता है बेटा कि एक्सेलरेशन जीरो है, इसका मतलब जो v है वह u के बराबर ही रहने वाली है। u क्या होता है बेटा, इनिशियल वेलोसिटी, v क्या होता है बेटा, फाइनल वेलोसिटी। अब एक्सेलरेशन कुछ है नहीं आपके पास, तो जो u है वह v के बराबर आएगी। कैसे, एक्सेलरेशन की वैल्यू जब अपन जीरो डालेंगे तो v इक्वल टू यू, मतलब जब आपके पास एक्सेलरेशन है ही नहीं तो जो आपकी इनिशियल वेलोसिटी है वह फाइनल वेलोसिटी के बराबर आने वाली है ना। अब बेटा जब अपन, आपके पास एक्सेलरेशन ही नहीं है, आप एक कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहे हैं, तो आप मुझे बताइए क्या इस केस में डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट बराबर होगा? बिल्कुल होगा बराबर, क्योंकि जब बेटा वेलोसिटी कांस्टेंट रहती है इसका मतलब कि आप एक ही डायरेक्शन में मूव कर रहे हो, और जो है आपका मैग्नीट्यूड है वो वेलोसिटी का चेंज नहीं हो रहा है ना। आप इस तरीके से मूव कर रहे हो तो एक स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहे हो, और मैंने आपको बताया था कि स्ट्रेट लाइन में अगर अपन मूव करते हैं तो उस केस में जो है डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट आपस में एक दूसरे के बराबर हो जाते हैं ना। चलिए देखते हैं बेटा थियोरेटिकल पोर्शन क्या दे रखा है। इट इज अ यूनिडायरेक्शनल मोशन, क्योंकि बेटा वेलोसिटी इसकी कांस्टेंट है, मतलब कि एक ही डायरेक्शन में मूव कर रहा होगा ना। अच्छा आप कह रहे होंगे कि सर डायरेक्शन तो बदल सकता है, नहीं बेटा, अगर जैसे ये डायरेक्शन बदलेगा इसकी वेलोसिटी में चेंज आ जाएगा, क्योंकि वेलोसिटी बेटा एक वेक्टर क्वांटिटी है, उसे विद डायरेक्शन लिखा जाता है, और वेलोसिटी के या तो मैग्नीट्यूड में चेंज आ जाए या फिर डायरेक्शन में चेंज आने से ही आपको एक्सेलरेशन मिल जाएगी। क्लियर है कि नहीं? इसलिए अगर आपके पास जीरो एक्सेलरेशन है तो ये तो क्लियर है कि वह एक सीधी डायरेक्शन में मोशन कर रहा है, मतलब कि यूनि डायरेक्शनल मोशन हो रहा है ना, विद कांस्टेंट स्पीड, मतलब उसकी स्पीड का भी कोई भी मैग्नीट्यूड में बदलाव नहीं आ रहा है। वह 10 मीटर पर सेकंड से चल रहा है, तो थोड़ी देर बाद देखेंगे तो अपन को फिर से वह 10 मीटर पर सेकंड से ही चलता हुआ नजर आएगा, उसके मैग्नीट्यूड में भी कोई चेंज नहीं होगा। मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट इज ऑलवेज इक्वल टू द डिस्टेंस ट्रेवल। मैंने अभी आपको बताया था कि जब अपन स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहे होते हैं तो जहां मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट है और जो मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्टेंस है वह एक दूसरे के बराबर हो जाते हैं। क्लियर है कि नहीं? चलिए ये मैंने आपको बता ही दिया बेटा कि जो इनिशियल वेलोसिटी है वह फाइनल वेलोसिटी के बराबर आ जाती है, क्योंकि एक्सेलरेशन नहीं है, उसकी वेलोसिटी में कोई चेंज लाने वाला फैक्टर ही नहीं है, तो जो उसकी वेलोसिटी इनिशियल थी वही फाइनल रहने वाली है। एस इजकल टू यू टी, बेटा आप जानते हैं एस क्या है यहाँ पे, डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट, और डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट का फॉर्मूला आपने पढ़ रखा है, क्या होता है, वेलोसिटी इंटू टाइम।
u आपकी वेलोसिटी है, t आपका टाइम है, आराम से अपन डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट आसानी से निकाल सकते हैं। क्लियर है? आई होप चीजें समझ में आई होंगी बेटा, ध्यान से समझना, नोट्स प्रॉपर करना है ना। अगर कोई चीज रह भी जाती है ना बेटा, तो पेंसिल रखो साथ में और स्लाइड नंबर अपन डाल दिया करो कि अपन बाद में लेक्चर रिकॉर्ड होने के बाद या फिर पूरा लेक्चर अपन सुन लें उसके बाद नोट्स दोबारा से बना लें, है ना। बस ये है कि बेटा इनकम्प्लीट नोट्स मत बनाना, कंफ्यूजन ना हो आपको बाद में, है ना। अब बेटा बात करते हैं कि जो आपके पार्टिकल के पास कुछ ना कुछ एक कांस्टेंट एक्सेलरेशन रहने वाली है, मतलब कि जो पार्टिकल है मूव करेगा या तो उसकी मैग्नीट्यूड में या डायरेक्शन में कुछ ना कुछ चेंज आने वाला है एक्सेलरेशन के, है ना। व्हेन अ पार्टिकल मूव्स विद कांस्टेंट एक्सेलरेशन, जब एक पार्टिकल कांस्टेंट एक्सेलरेशन के साथ मूव करता है तो क्या क्या चीजें उससे जुड़ी रहती हैं, देखते हैं। Acceleration is said to be constant when both the magnitude and direction of the acceleration remain constant. अपन constant acceleration तभी बोल पाएंगे बेटा जब उसका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों ही कांस्टेंट रहें, किसी भी चीज में बदलाव ना आए, ना तो उसकी डायरेक्शन में कोई बदलाव आए और ना ही उसकी मैग्नीट्यूड में बदलाव आए। अगर ऐसा हो जाएगा कि बदलाव आ गया तो अपन उसे कांस्टेंट एक्सेलरेशन बोलेंगे नहीं, वेरिएबल एक्सेलरेशन बोलेंगे फिर, है ना। देयर विल बी वन डायमेंशनल मोशन इफ इनिशियल वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन आर पैरेलल और एंटी पैरेलल। बेटा ये पॉइंट आपको बता रहा है कि यदि आपकी जो वेलोसिटी की डायरेक्शन है वह इस दिशा में है और आपकी एक्सेलरेशन भी बेटा इस डायरेक्शन में है, मतलब कि जब आप वेलोसिटी की डायरेक्शन में एक्सेलरेशन हो तो जो आपका मोशन है वह आपका वन डायमेंशनल होने वाला है। क्लियर है? अच्छा ऐसा क्यों है बेटा? अगर मान के चलो वेलोसिटी की डायरेक्शन इस तरीके से है और अपना एक्सेलरेशन इस तरीके से है, इस डायरेक्शन में, तो ये जो एक्सेलरेशन है ना बेटा, ये इस पार्टिकल को मूव करते हुए को इस तरीके से घुमाने लग जाएगा। तो इस तरीके से अगर घुमाने लग जाएगा तो जो मोशन है वह वन डायमेंशनल न रह के टू डायमेंशनल हो जाएगा। मैंने आपको बताया था वन डायमेंशनल मोशन और टू डायमेंशनल मोशन में क्या अंतर है। क्लियर है? इस इसी तरीके से बात करें बेटा एंटी पैरेलल, एंटी पैरेलल कब बेटा? जब आपकी वेलोसिटी इस डायरेक्शन में है और एक्सेलरेशन बेटा इस डायरेक्शन में, मतलब वेलोसिटी के अपोजिट काम करने लग जाए, तब भी जो आपका मोशन है वह वन डायमेंशनल होने वाला है। फर्क इतना रहेगा यदि वेलोसिटी और एक्सेलरेशन एक दूसरे के अपोजिट काम करते हैं तो उसका जो एक्सेलरेशन है वेलोसिटी के मैग्नीट्यूड को डिक्रीज करते हुए चलता है ना, और एक ही डायरेक्शन में अगर काम करते हैं तो वेलोसिटी के मैग्नीट्यूड को इंक्रीज करने का काम करता है ना। चलिए बेटा ये कुछ इक्वेशंस हैं जिनके बारे में अपन बात कर रहे थे, है ना। जो फर्स्ट इक्वेशन है बेटा वो क्या है? एस इजिकल टू यू प्लस वी इजिकल टू यू प्लस ए टी, है ना। और सेकंड इक्वेशन है एस इजिकल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, वी स्क्वायर इजिकल टू यू स्क्वायर प्लस टू ए एस। ये सब इक्वेशंस बेटा आप नाइन्थ स्टैंडर्ड के साथ इन सबको पढ़ चुके हो ऑलरेडी, है ना। अभी इनको आप मेमोराइज कर लें, नोट डाउन कर लें। इसे फर्स्ट इक्वेशन बोलते हैं बेटा, इसको सेकंड इक्वेशन बोलते हैं, इसको थर्ड इक्वेशन बोलते हैं ना। अब बेटा तीन इक्वेशन देने का मोटिव ये था कि एक्चुअली कभी कभी क्वेश्चंस में क्या होता है कि आपको डिस्प्लेसमेंट दे दिया, इनिशियल वेलोसिटी दे दी, टाइम दे दिया और एक्सेलरेशन पूछ ले, तो आप ये निकाल सकते हैं, इस इक्वेशन का यूज करके आराम से एक्सेलरेशन निकाल लेंगे। अब बोलेंगे कि सर एक्सेलरेशन निकालने के लिए इसका यूज क्यों नहीं कर सकते, थर्ड वाली इक्वेशन का? तो बेटा यहां अगर आपको इस इक्वेशन का यूज करना है तो आपको फाइनल वेलोसिटी का भी जानना जरूरी है। आपके पास फाइनल वेलोसिटी है ही नहीं, तब अपन इस केस में इसको कर लेंगे। अगर आपके पास फाइनल वेलोसिटी है, इनिशियल वेलोसिटी है और डिस्प्लेसमेंट है तो इसका यूज कर लेंगे। तो एक दूसरे से कोरिलेट है बेटा ये क्वेश्चंस, कौन कौन से पैरामीटर दे रखे हैं आपको ये देखना है सबसे पहले क्वेश्चन में, और कौन सा पैरामीटर आपसे पूछा गया है।
फिर उसके हिसाब से अपन इक्वेशंस को लगाएंगे, है ना। नोट डाउन कर लीजिए बेटा ये इक्वेशंस। और वेक्टर फॉर्म के बारे में बात करें बेटा, तो जो वेक्टर फॉर्म है वह इस तरीके से लिखे जाते हैं, क्योंकि जो वेलोसिटी है वो आपकी वेक्टर फॉर्म है, और जो एक्सेलरेशन है वो भी एक वेक्टर क्वांटिटी है ना, मैंने आपको लास्ट लेक्चर में बता रखा है ना। इसी तरीके से बेटा ये सेकंड इक्वेशन का जो है वेक्टर फॉर्म दे रखा है, और ये थर्ड इक्वेशन का। अब बेटा बात कर लेते हैं, एक इक्वेशन यहां दे रखी है, अगर आप देख पा रहे हो तो ये वाली इक्वेशन है ना। इस इक्वेशन का यूज आपसे किया जाएगा कि 5वें सेकंड में आपने कितनी दूरी तय की, छठे सेकंड में, दूसरे सेकंड में, तीसरे सेकंड में आपने कितनी दूरी तय की। तो उस केस में आपको ये वाला फॉर्मूला लगाना है ना। अगर आपसे बोल दिया जाए, मतलब आप अपन जर्नी में जा रहे हैं किसी में, और आपके पास एक्सेलरेशन है, इनिशियल वेलोसिटी दी गई है, और आपसे बोल दिया गया है कि अपनी जर्नी के दौरान आपने छठे सेकंड में कितनी दूरी तय की थी, तो आप क्या करोगे, इनिशियल वेलोसिटी की वैल्यू डालोगे, एक्सेलरेशन की वैल्यू डालोगे, और जो 6 सेकंड की पूछ रहा है ना बेटा ये, मतलब कि यहां पे ये n की वैल्यू दे रखी है, जिस भी सेकंड में पूछे वह n की वैल्यू हो जाएगी। क्लियर है, यही इसका वेक्टर फॉर्म है। फटाफट से नोट डाउन कीजिए, फिर बेटा अपन इंटरेस्टेड टॉपिक की तरफ मूव करेंगे, मोशन अंडर ग्रेविटी। चलिए नोट कीजिए बेटा। चलिए बेटा आगे बढ़ते हैं। मोशन ऑफ बॉडी अंडर ग्रेविटी, मतलब कि किसी बॉडी का मोशन होना या मूव करना ड्यू टू ग्रेविटी। एक्चुअली बेटा आपने देखा होगा डेली अपनी दिनचर्या में कि मान के चलें कोई बॉडी है, अपन इस तरीके से अगर ड्रॉप करते हैं तो वो हमेशा नीचे की तरफ आती है ना। आप क्रिकेट खेलते होंगे, बॉल जाती है बैट से लग के, थोड़ी देर बाद एक हाइट को अटेन करने के बाद वो फिर से नीचे आना स्टार्ट हो जाती है। तो ऐसा एक्चुअल में होता क्यों है बेटा, क्योंकि एक फोर्स काम कर रहा होगा जो कि वह अपनी तरफ खींच रहा होगा ना भाई। एक ग्रेविटेशनल फोर्स होता है जो कि हर चीज को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है। ग्रेविटेशनल फोर्स का जो नेचर होता है वो अट्रैक्शन का होता है। आपने 9th स्टैंडर्ड के पढ़ा होगा कि जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वह अट्रैक्शन ऑफ नेचर का होता है ना। जब अपन किसी भी बॉडी को इस तरीके से रिलीज करते हैं तो उसकी टेंडेंसी है कि वह हमेशा नीचे की तरफ ही आती है ना। अब यहां नीचे आने का कारण क्या है कि यहां जो है ग्रेविटेशनल फोर्स एक एक्ट कर रहा है जो अपनी तरफ उसे खींच रहा है। अब आपको पता है कि जब एक्सेल फोर्स कहीं अगर वर्क कर रहा होता है तो वहां एक्सेलरेशन पाई जाएगी, क्योंकि 9th स्टैंडर्ड के अंदर आपने पढ़ा होगा फोर्स की जो वैल्यू है वो क्या आती है बेटा, ma। मतलब कि जहां फोर्स काम कर रहा है वहां कुछ ना कुछ मास भी होगा और कुछ ना कुछ एक्सेलरेशन भी होगी। इस मोशन अंडर ग्रेविटी के अंदर जो एक्सेलरेशन बेटा काम करती है वो कौन सी है, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन, जिसे अपन स्मॉल जी से डिनोट करते हैं। अपन लास्ट लेक्चर में देखा था जिसकी वैल्यू कितनी थी बेटा, 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ये आपकी स्मॉल जी की वैल्यू थी, है ना। क्लियर है। चलिए थ्योरी देखते हैं बेटा क्या बोल रही है। द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ऑफ अर्थ ऑन बॉडी इज कॉल्ड फोर्स ऑफ ग्रेविटी। एक अट्रैक्शन फोर्स लगता है, अर्थ लगाती है किसी एक बॉडी पे, उसी को अपन क्या बोलते हैं, फोर्स ऑफ ग्रेविटी बोलते हैं ना। acceleration produced in the body by the force of gravity is called the acceleration due to gravity। जब वहां पे फोर्स ऑफ ग्रेविटी लग रहा है तो वहां एक्सेलरेशन काम कर रही होगी, और उस एक्सेलरेशन का जो नाम है बेटा क्या है बेटा, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, जिससे अपन स्मॉल जी से डिनोट करते हैं, है ना। ये सिंबल है उसका। क्लियर है। चलिए आगे देखते हैं बेटा। हाँ बेटा अब अपन क्या है कि इसके डिफरेंट डिफरेंट केसेस पढ़ने वाले हैं ना। मोशन अंडर ग्रेविटी के अंदर डिफरेंट डिफरेंट केसेस अपन यहाँ पे देखने वाले हैं। अपन क्या करेंगे,
कि किसी हाइट से अपन किसी ऑब्जेक्ट को पहले फ्रीली मूव कराएंगे, मतलब कि छोड़ देंगे, फ्री फॉल बोलेंगे, है ना। फिर अपन उसमें तरह तरह की फिजिकल क्वांटिटीज को देखेंगे कि इतने समय बाद इसकी वेलोसिटी क्या होगी, या कितने समय बाद ये जमीन से जाके टकराएगा, या फिर इस तरीके से भी आएगा कि आपका जो टकराते समय वेलोसिटी क्या रही होगी, है ना। तो इस तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए कुछ अपन यहाँ डेरिवेशंस करेंगे और कुछ फॉर्मूलेस आएंगे, आप उनको डायरेक्टली याद रखें और वह फॉर्मूले आपको काफी यूजफुल भी रहने वाले हैं। चलिए देखते हैं बेटा। फ्री फॉल करने का मतलब रहता है बेटा कि आपने जो इनिशियल वेलोसिटी किसी ऑब्जेक्ट को या किसी बॉडी को दी है वह जीरो है। फ्री फॉल मतलब छोड़ दिया, बिल्कुल कोई वेलोसिटी नहीं दी, फ्री फॉल कराया, मतलब इनिशियल वेलोसिटी यानी कि u है वो आपका जीरो रहेगा, है ना। फ्री फॉल अगर कहीं भी आता है या फिर कहीं भी आता है कि जो आपने जर्नी है वो स्टार्ट की है रेस्ट से, इसका मतलब इन दोनों केसेस में आपको u की वैल्यू जीरो माननी है। और u क्या होता है बेटा? इनिशियल वेलोसिटी। अब अपन ने बेटा एक इक्वेशन पढ़ी थी, क्या थी कि s इजकल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। ये इक्वेशन आपने अभी थोड़ी देर पहले पढ़ी थी, सेकंड इक्वेशन है, इक्वेशन ऑफ मोशन की, है ना। बात करें बेटा कि अपन ने किसी एच हाइट से किसी एक बॉल को रिलीज किया है, फ्री फॉल कराया है, तो जो डिस्प्लेसमेंट है बेटा वो कितना हो जाएगा? एच। u की वैल्यू जीरो है क्योंकि फ्री फॉल किया है, इनिशियल वेलोसिटी जीरो है, तो ये वाली क्वांटिटी तो पूरी जीरो ही हो गई बेटा। यहां पे हाफ एक्सेलरेशन की जो वैल्यू है फ्री फॉल के अंदर क्या आने वाली है? जी बेटा, हमेशा जो कि नीचे की तरफ, जमीन की तरफ हमेशा काम करती है ना, तो हाफ जी टी स्क्वायर। यहां से बेटा बात करें कि उससे किसी एच हाइट से अगर किसी बॉल को गिराया जाए तो उसे जमीन पे टकराने में कितना समय लगेगा, तो अपन यहां से निकाल सकते हैं आराम से बेटा। क्या हो जाएगा? टू को बेटा ऊपर पहुंचा दिया, जी नीचे आ गया, टी स्क्वायर, और टी की जो वैल्यू आएगी बेटा क्या आएगी? रूट में 2h/g, जो कि बेटा ये आपको दे रखा है। ये वो समय कि जब आप किसी बॉडी को एच हाइट से फ्री फॉल कराएंगे, छोड़ेंगे, तो वह कितने समय बाद जमीन से जाके टकराएगी, उसके लिए आपको सिर्फ और सिर्फ जिस बिल्डिंग से आप गिरा रहे हैं उसकी हाइट पता होनी चाहिए। फिर आप आसानी से इस फॉर्मूले की हेल्प से टाइम निकाल सकते हैं, है ना। फिर अपन बेटा बात करें थर्ड इक्वेशन के बारे में। चलिए फटाफट से इसे नोट कीजिए, ये किस तरीके से आया है, फिर मैं थर्ड इक्वेशन को लेके डील करूंगा इसे। वीडियो पॉज कर लिया करो बेटा नोट करते समय, है ना। चलिए, अपन ने बेटा थर्ड इक्वेशन क्या पढ़ी थी? वी स्क्वायर इज इक्वल्स टू यू स्क्वायर प्लस 2as, ये अपन ने थर्ड इक्वेशन पढ़ी थी। अब अपन को पता है कि फ्री फॉल किया गया है, इनिशियल वेलोसिटी जीरो है, तो ये वाला टर्म तो बेटा जीरो हो जाएगा। तो यहां पे वी स्क्वायर इज इक्वल टू 2a, ए मतलब एक्सेलरेशन, इस केस में जो एक्सेलरेशन क्या थी बेटा? जी ए एस। अब v जो यहां से निकल कर आएगी बेटा वो कितनी आ जाएगी? 2gs रूट में। ये मतलब वो वेलोसिटी है जब आप किसी ऑब्जेक्ट को या बॉडी को फ्री फॉल कराएंगे तो जमीन से टकराते समय जो उसकी वेलोसिटी रहने वाली है बेटा वो कितनी रहने वाली है? रूट में 2gs। s की जगह अपन यहां पे क्या यूज कर लेंगे बेटा? 2gh, क्योंकि किसी हाइट से अपन उसे छोड़ रहे हैं। अगर h हाइट की बिल्डिंग से अगर अपन उसे छोड़ेंगे तो उस बॉडी की जो वेलोसिटी है जमीन से टकराते समय वो कितनी रहने वाली है बेटा? रूट में 2gh। क्लियर है बेटा? चलिए, इसी से अपन हाइट भी निकाल सकते हैं। किस तरीके से बेटा? अब ये था, यहां से ले लीजिए ना बेटा, इसको यहां
वी स्क्वायर, इसको और इसको बेटा मैं नीचे ला रहा हूं तो अपॉन 2g इज इक्वल टू एस, और एस ही यहाँ पे क्या है बेटा, हाइट। अगर किसी भी बिल्डिंग की हाइट निकालनी है आपको तो वी स्क्वायर बाई 2g से आप उसकी हाइट आराम से निकाल सकते हैं। तो ये बेटा फ्री फॉल के केस में ये तीन इक्वेशंस आप याद रखिए, आपके सारे न्यूमेरिकल आसानी से बन जाएंगे। मैंने आपको बता दिया है किस तरीके से ये जो फॉर्मूलास हैं वो किस तरीके से आए हैं, थोड़ा बहुत मैंने इसके बारे में आपको बता भी दिया है। चलिए नोट कीजिए, फिर अपन आगे मूव करते हैं। ये वही चीजें बता रहा है बेटा कि u आपका 0 होगा फ्री फॉल के केस में, बॉडी स्टार्ट होगी रेस्ट से, और जो एक्सेलरेशन है वो आपका g होगा, प्लस का g होगा। क्यों g होगा बेटा, कि क्योंकि जो आपके ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी है वो भी नीचे की तरफ है, और जो आपका जो g एक्ट कर रहा है वो भी नीचे की तरफ एक्ट कर रहा है, इसलिए जो यहाँ पे g की वैल्यू है वह पॉजिटिव होगी। अगर इसके अपोजिट अपन किसी बॉडी को ऊपर की तरफ फेंकते तो यहाँ g की जो वैल्यू है अपन क्या लेते, माइनस, क्योंकि जो वेलोसिटी ऊपर काम कर रही है और एक्सेलरेशन नीचे काम कर रहा है, मतलब एक दूसरे के अपोजिट वर्क कर रहे हैं, उस केस में अपन g की वैल्यू नेगेटिव लेते हैं। लेकिन फ्री फॉल में हमेशा जो वेलोसिटी है और जो g है वह सेम डायरेक्शन में वर्क करती है, इसलिए वहां पॉजिटिव वैल्यू लेते हैं। इसकी बेटा गलती होने के चांसेस काफी ज्यादा रहते हैं कि किस समय अपन को प्लस जी लेना है और किस समय माइनस जी लेना है। मैंने आपको बता दिया है, यदि वेलोसिटी अपन ऊपर की तरफ दे रहे हैं और जी नीचे काम कर, बेटा एक चीज याद रखना, जी हमेशा नीचे की तरफ ही वर्क करेगा हर केस में। अगर अपन वेलोसिटी जी की ही डायरेक्शन में दे रहे हैं तो जी को पॉजिटिव लीजिए, अगर जी नीचे वर्क कर रहा है और वेलोसिटी अपन ऊपर दे रहे हैं तो अपन उस केस में जी की जो वैल्यू है वह नेगेटिव लेंगे। बात करते हैं बेटा फर्स्ट इक्वेशन की, क्या थी, v इक्वल टू यू प्लस ए टी। u यहां 0 है, तो जो फर्स्ट इक्वेशन का मॉडिफाइड होके क्या आएगा बेटा फ्री फॉल के लिए, v इक्वल टू जी टी। क्लियर है? आपसे समय दिया गया है और आपसे पूछ लिया जाए कि 2 सेकंड बाद बॉडी की जो वेलोसिटी है क्या होगी, g की वैल्यू आपको पता है 9.8 या फिर 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर लेनी है। समय आपको दे दिया जाए तो आप आसानी से उस बॉडी की वेलोसिटी निकाल सकते हैं। चलिए बेटा बात करें इसी तरीके से बेटा सेकंड इक्वेशन की, तो क्या थी बेटा, s इजिकल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, है ना। और s को अपन यहाँ रिप्लेस करेंगे हाइट से, क्योंकि किसी बॉडी को अपन किसी h हाइट की बिल्डिंग से ड्रॉप करेंगे, और ये वाला पैरामीटर आपका 0 हो जाएगा क्योंकि इनिशियल वेलोसिटी 0 है। h इजिकल टू हाफ ए टी स्क्वायर आपको मिलने वाला है ना, और ए की जगह अपन जी रख देंगे क्योंकि अपन मोशन अंडर ग्रेविटी की बात कर रहे हैं। इसी तरीके से जो थर्ड इक्वेशन का वेरिफिकेशन है वह वी स्क्वायर इजिकल टू 2gh आने वाला है, और जो nth सेकंड में डिस्टेंस ट्रेवल किया था उसके लिए जो फॉर्मूला अपन ने डिराइव किया था वह फॉर्मूला ये मिलने वाला है, क्योंकि जहां जहां u आएगा वहां वहां अपन जीरो पुट करेंगे। क्लियर है? चलिए बेटा नोट कीजिए, फिर अपन आगे मूव करते हैं। अब बेटा क्या करेंगे कि अपन बॉडी तो नीचे की तरफ ही मूव करेगी, बस फर्क इतना सा रहेगा कि अपन इस समय फ्री फॉल ना करा के कुछ ना कुछ वेलोसिटी देंगे अपन बॉडी को। मतलब पहले क्या कर रहे थे कि अपन इस तरीके से बॉडी को छोड़ दे रहे थे, इस तरीके से, है ना, अपन कोई इनिशियल वेलोसिटी से प्रोवाइड नहीं करा रहे थे। लेकिन इस केस में अपन क्या करेंगे, कुछ ना कुछ इस तरीके से नीचे की तरफ अपन वेलोसिटी प्रोवाइड कराएंगे। तो उस केस में जो फॉर्मूलेस बन के आएंगे बेटा वो क्या आएंगे, एच इजिकल टू यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर, इससे एज इट इज याद रखें, वी स्क्वायर इजिकल टू यू स्क्वायर प्लस 2gh, और nth सेकंड में जो चला गई दूरी है, मतलब कितनी दूरी तय की है nth सेकंड में, उसके लिए ये वाला फॉर्मूला। क्लियर है? कोई ज्यादा टफ नहीं है बेटा, बस ए को अपन ने जी से रिप्लेस किया है और इस केस में अपन को कुछ ना कुछ इनिशियल वेलोसिटी
दे दी गई है ना। पिछले केस में क्या था कि इनिशियल वेलोसिटी नहीं थी, इसलिए जितने भी u वाले टर्म थे वो सारे के सारे जीरो हो चुके थे, है ना। चलिए बेटा आगे बढ़ते हैं। मोस्ट इंपोर्टेंट केस है बेटा। अब इस केस में क्या करेंगे कि अपन बॉडी को अपवर्ड वेलोसिटी देंगे, अपवर्ड की तरफ मूव कराएंगे, कुछ ना कुछ वेलोसिटी अपन उसे मोशन अंडर ग्रेविटी के अपोजिट देने वाले हैं ना। मतलब कि अपन नीचे से ऊपर की तरफ किसी बॉडी को फेंकने वाले हैं, और ग्रेविटेशन एक्सेलरेशन मैंने बताया आपको हमेशा नीचे की तरफ काम करेगी। जब वेलोसिटी ऊपर है और ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन नीचे काम कर रहा है, तो उस केस में अपन ने जी को कैसे बताया था कि नेगेटिव साइन के साथ लेना है ना। तो वही इतना बस चेंज आ जाएगा बेटा कि जो जी है यहाँ अपन को माइनस साइन के साथ लेनी है। इक्वेशन ऑफ मोशंस taking initial position as origin and direction of motion vertically up as positive। तो जब अपन बॉडी को ऊपर की तरफ फेंकते हैं उस केस में जो है एक्सेलरेशन की वैल्यू है वो माइनस जी लेते हैं ना, क्योंकि मोशन आपका ऊपर की तरफ हो रहा है और एक्सेलरेशन आपका अपोजिट वर्क कर रहा है। इसका मतलब आपको जो एक्सेलरेशन की वैल्यू है वह माइनस जी लेनी है। क्लियर है। तो उस केस में जो बेटा आपके फॉर्मूलेस बनेंगे वो क्या हो जाएंगे, जहां जहां जी था वहां बस अपने को क्या करना है, माइनस साइन के साथ जी को पुट कर देना है। तो फॉर्मूले सेम रहेंगे, बस साइन में चेंज आ जाएगा ना। सेकंड फॉर्मूला ये था बेटा। थर्ड ये था। आप इन्हें नोट कर लें बेटा, एज इट इज मैं बता रहा हूँ, बहुत मेहनत से मैंने ये नोट्स निकाले हैं और खुद के द्वारा बनाए गए हैं ना। तो प्रॉपर मैं बता रहा हूँ, इतना पढ़ लीजिए, आपको किसी भी कंपटीशन में इससे ज्यादा कुछ नहीं पूछा जाता है। आप कितना भी समय खराब कीजिए बेटा, है ना, आप भर भर के पढ़ लीजिए, उससे कोई महत्व नहीं मिलने वाला है। अपन को क्या करना है कि बस एक सीट चाहिए, मेडिकल सीट, है ना, उसके लिए मोर देन सफिशिएंट है। मैं बता रहा हूँ बेटा, इससे अलग बिल्कुल एक भी क्वेश्चन आपका आ ही नहीं सकता। अगर आपने मेरी पढ़ाई हुई ये चीजें ध्यान से पढ़ी हैं, डेफिनेटली आप उस क्वेश्चन को कर देंगे, है ना। अपन के पास समय कम है बेटा और चीजें बहुत ज्यादा हैं, तो उतना ही कंटेंट पढ़ेंगे अपन के लिए जितना यूजफुल रहने वाला है। अपन फालतू के कंटेंट से बिल्कुल दूर रहेंगे, क्योंकि हमें कोई यहाँ फिजिक्स के अंदर पीएचडी नहीं करनी है। हमें एक अपना सिलेक्शन लेना है, एक मेडिकल सीट लेनी है या फिर एक आईआईटी की सीट लेनी है ना। उसके लिए ये मोर देन सफिशिएंट है। मैं एक लेक्चर इस सिर्फ और सिर्फ अपवर्ड मोशन के ऊपर आराम से आपके ऊपर बिता सकता हूँ, लेकिन उससे ना मेरा कुछ फायदा है ना आपका कुछ फायदा है। सबसे जो इम्पोर्टेंट है बेटा वो टाइम ही है। जितना आप टाइम सेव कर सकते हैं उसे क्वेश्चन प्रैक्टिस में सेव कीजिए, है ना। और बाकी जितनी भी थ्योरी आपको पढ़नी है वो लेक्चर में आप पढ़ सकते हैं। अगर आपने पहले पढ़ रखा है बेटा यही टॉपिक, तो आप क्या करें कि 2x की स्पीड में इस लेक्चर को लें, बिल्कुल भी समय खराब ना करें, है ना। चीजें बेसिक हैं, बस आपका रिवीजन आसानी से हो जाएगा। अच्छा बेटा, एक चीज आती है कि जब अपन किसी बॉडी को नीचे से फेंकते हैं ऊपर की तरफ, तो वह वापस नीचे आ जाती है बिल्कुल कुछ समय बाद। ऐसा होता होगा, आपने भी देखा होगा। लेकिन मान के चलो बेटा, ये बॉडी को या किसी बॉल को इस तरीके से फेंका, ऐसे करके वो वापस आ गई एच हाइट को अटेन करके। लेकिन एक बात इमेजिन करना बेटा कि जब ये अपने हाईएस्ट पॉइंट पे, पीक पे पहुंची होगी, उस समय इसकी वेलोसिटी जीरो हुई होगी। क्योंकि बेटा जब वेलोसिटी पहले इधर थी ऊपर की तरफ और जी जो अपना वर्क कर रहा था वह नीचे की तरफ कर रहा था, मतलब कि v ऊपर है जी नीचे है, कुछ ना कुछ वेलोसिटी में वह डिक्रीजमेंट ला रहा होगा। और एक पॉइंट ऐसा आया होगा कि जो उसकी वेलोसिटी है वह कुछ समय के लिए, कुछ क्षण भर के लिए जीरो हुई होगी। और जहां जीरो होती है उसकी को अपन हाईएस्ट पॉइंट बोलते हैं। या फिर अपन ऐसा बोल सकते हैं, एट हाईएस्ट पॉइंट वेलोसिटी जो है बॉडी की या ऑब्जेक्ट की जीरो हो जाती है ना। फॉर मैक्सिमम हाइट v इक्वल टू जीरो, मतलब मैक्सिमम हाइट पे जाके ऑब्जेक्ट की जो वेलोसिटी है वह जीरो हो जाती है ना।
और ये सब जब v इक्वल टू 0 हो जाएगा तो ये फॉर्मूले आप आराम से निकाल सकते हैं। इनका इतना ज़्यादा यूज नहीं है, आप यही याद रखें। और जो चीज़ मैंने बताई है कि टॉप मोस्ट पॉइंट पे जाके जो है वेलोसिटी 0 हो जाती है जब अपन ऊपर फेंकते हैं किसी बॉडी को, है ना। उसका रीजन भी मैंने बताया, क्योंकि वेलोसिटी और एक्सेलरेशन एक दूसरे के अपोजिट काम कर रहे होते हैं, इसलिए जो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन है आपकी वेलोसिटी के मैग्नीट्यूड में डिक्रीजमेंट ला रहा होता है। चलिए बेटा आगे देखते हैं। ये फॉर्मूले में बेटा अपन ने बॉल को ऊपर की तरफ फेंका, हाईएस्ट पॉइंट पे जाके वेलोसिटी 0 हो गई। इस केस में मैंने आपको बताया था पहले भी, ये सब चीज़ें मैं आपसे डिस्कस कर चुका हूँ। अपन टाइम निकाल सकते हैं कितने समय बाद ऊपर पहुंचेगी, वेलोसिटी निकाल सकते हैं। क्योंकि बेटा चीजें वही हैं, बस थोड़ा सा ना आपको समझना है कि अपन में क्वेश्चन को क्या बोला गया है। बस मैं बता रहा हूँ, ये जो तीन इक्वेशंस है ना, v इक्वल टू यू प्लस जी टी, एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर, वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2a s या फिर 2g s, तो ये जो तीन इक्वेशंस दी गई हैं बेटा, इन्हीं इक्वेशंस का यूज होना है बार बार। बस आपको क्वेश्चंस में समझना है कि जो मोशन है वह नीचे से कराया गया या फिर किसी एक एच हाइट की बिल्डिंग से कराया गया है। अगर कहीं ऊपर बिल्डिंग से कराया गया है तो अपन को पहले वाली कॉन्सेप्ट दिमाग में लाने और क्या क्या मैंने बताया उनको याद करना है और किस फॉर्मूले का यूज करना है, ये चीज आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस करने से आएगी, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं बेटा। एक दो क्वेश्चंस देख लेते हैं, चीजें और भी क्लियर होंगी, है ना। चलिए बेटा एक बार आप वीडियो पॉज कीजिए, फिर अपन इसे सॉल्व करेंगे। जेई में आ रखा है बेटा, 2011 में ये क्वेश्चन पूछ रखा है जेई के अंदर, है ना। इजी क्वेश्चन है, आप आराम से कर सकते हैं, अगर मेरे लेक्चर आपने ध्यान से सुने होंगे तो, है ना। चलिए बेटा देखते हैं। ए बॉडी मूव्स विद इनिशियल वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकेंड if it covers a distance 20 meter in 2 seconds, then acceleration of the body। बेटा आपको क्या दे रखा है, इनिशियल वेलोसिटी दे रखी है। इनिशियल वेलोसिटी मतलब u कितना दे रखा है बेटा, 10 मीटर पर सेकेंड। इट कवर्स अ डिस्टेंस 20 मीटर इन 2 सेकेंड, मतलब जो इसका डिस्प्लेसमेंट है बेटा वो कितना है, 20 मीटर। और टाइम आपको दे रखा है, कितना दे रखा है, 2 सेकेंड। अब आप मुझे बताएंगे एक्सेलरेशन निकालने के लिए मैं तीनों इक्वेशन में से कौन सी सॉल्व करूं। आप मैं एक बार इक्वेशंस लिख देता हूं बेटा। v इक्वल्स टू यू प्लस ए टी, ये आपकी फर्स्ट इक्वेशन थी। s इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, और v स्क्वायर इक्वल्स टू यू स्क्वायर प्लस 2as, ये तीनों इक्वेशन थी बेटा। u दे रखा है, s दे रखा है, t दे रखा है। क्या इन तीनों पैरामीटर की हेल्प से अपन a को नहीं निकाल सकते हैं, आराम से निकाल सकते हैं बेटा। इस इक्वेशन पे आप गौर करिए, तो s दे रखा है, u दे रखा है, t दे रखा है, a पूछा गया है, तो आराम से अपन सेकंड इक्वेशन का यूज करेंगे और ये निकालेंगे। किस तरीके से, s आपको s कितना दे रखा है बेटा, 20 इक्वल्स टू यू टी, u कितना है बेटा 10, t कितना है t प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। ए आपसे पूछा गया है, टी की वैल्यू आपको दी गई है 2 सेकेंड। ये 20 है बेटा, इससे ये कट गया, मतलब कि यहाँ इस केस में जो एक्सेलरेशन की वैल्यू है वो 0 मिलने वाली है। क्यों 0 मिलने वाली है बेटा, क्योंकि आप देखेंगे 20 को अपन इधर लाएंगे, 20 में से 20 माइनस होगा 0, और जब अपन 0 में किसी का डिवाइड देते हैं तो 0 ही आता है। अब बेटा आप इस चीज को खुद भी समझ सकते थे अगर थोड़ा सा आपने क्वेश्चन प्रैक्टिस की होती। किस तरीके से, आपको यहां पता है कि उसकी वेलोसिटी है वह 10 मीटर पर सेकंड दी गई है और समय आपको दिया गया है 2 सेकंड। अगर अपन डिस्टेंस निकालेंगे तो वेलोसिटी इंटू टाइम होता है, तो डिस्टेंस आपका निकल के आ जाएगा 10 इंटू 2 मतलब कि 20 मीटर। और वही डिस्टेंस आपको दे दिया है, मतलब कि उसकी वेलोसिटी में कोई चेंज ही नहीं आ रहा है,
वह 10 से चलना स्टार्ट किया था उसने शुरू, और 10 से ही चलता रहा। 2 सेकंड बाद भी देखा तो उसकी वेलोसिटी 10 ही है। इसके लिए तो बेटा उसकी जो डिस्टेंस है वो कितनी आ गई, 20 मीटर। जब वेलोसिटी में चेंज ही नहीं है तो वहां एक्सेलरेशन हो ही नहीं सकता है। क्लियर है? तो ये सब चीजें ना बेटा आप थोड़ा क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे तो ये चीजें अपने आप खुद ब खुद क्लिक करने लग जाती हैं। परेशान नहीं होना है, क्योंकि मैंने तो बेटा बहुत क्वेश्चन प्रैक्टिस की है अपनी प्रिपरेशन के दौरान, और अब भी मैं क्वेश्चन प्रैक्टिस करता रहता हूँ, है ना, आपके लिए एक अच्छा कंटेंट लाने के लिए। तो मेरा को थोड़ा प्रैक्टिस है, इसलिए ये चीजें क्लिक कर जाती हैं। आपको भी ये आराम से बेटा चीजें क्लिक करेंगी अगर आप क्वेश्चन प्रैक्टिस प्रॉपरली करेंगे, है ना। बस यही है कि प्रैक्टिस मेक मैन परफेक्ट। आप प्रैक्टिस कीजिए, चीजें परफेक्ट आपकी हो जाएंगी। परेशान नहीं होना है। चलिए बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। A car moving with a speed 40 kilometer per hour can be stopped by applying brakes after at least 2 meter. If the same car moving with speed 80 kilometer per hour, what is the minimum stopping distance? मतलब ये बोल रहा है कि एक कार जो है वह 40 किलोमीटर पर घंटे के हिसाब से चल रही थी। जब ड्राइवर ने कार पे ब्रेक लगाए तो वह 2 मीटर बाद रुक गई। फिर दूसरे क्वेश्चन में बोल दिया उसने दूसरे केस में कि यदि वही कार 80 किलोमीटर पर घंटे के हिसाब से चल रही होती तो वह कितनी दूरी पे जाके रुकती। अब बेटा आपको यहाँ पे जो है क्या बताना है, स्टॉपिंग डिस्टेंस बताना है दूसरे केस के लिए। आपने इक्वेशन पढ़ी है बेटा, एस इजिकल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। क्लियर है बेटा? आ, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा, सीबीएसई पीएमटी में आ रखा है। एएफएमसी जो कि आपका सपना रहता है मेडिकल स्टूडेंट्स का, जिपमर में आ रखा है, एआई ट्रिपल ई में आ रखा है। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा, है ना। तो एक बार आप सॉल्व करें फिर मैं सॉल्व कराऊंगा यहाँ पे, है ना। अब सेकंड इक्वेशन ये थी बेटा। फर्स्ट इक्वेशन क्या थी बेटा, वी स्क्वायर इजिकल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। और फर्स्ट इक्वेशन क्या थी, u प्लस ए टी, है ना। अब इन तीनों इक्वेशंस में से आप ढूंढिए कि कौन सी इक्वेशन यहाँ यूज हो सकती है ना। अपन को डिस्टेंस दे रखा है और इनिशियल वेलोसिटी भी दे रखी है और फाइनल वेलोसिटी अपन को पता है। कैसे पता है बेटा? कि कार जो है रुक जाती है 2 मीटर पे, स्टॉप्ड मतलब कि रुक गई, मतलब उसकी फाइनल वेलोसिटी तो 0 हो गई, है ना। तो अपन को u दे रखा है बेटा, v दे रखा है, s आपको दे रखा है। तो आप आराम से दूसरे वाले केस के लिए भी s निकाल सकते हैं। किस तरीके से? एक्सेलरेशन बेटा सेम रही होगी। ये इस क्वेश्चन में बोल रहा है कि दोनों जो केस हैं उसमें एक्सेलरेशन की वैल्यू सेम रही होगी। अगर अपन इस वाली इक्वेशन को देखें बेटा, ये v स्क्वायर तो बेटा 0 हो जाएगा क्योंकि फाइनल वेलोसिटी 0 होने वाली है। वह ब्रेक लगाने के बाद रुक जाएगी गाड़ी, तो फाइनल वेलोसिटी 0 हो गई। तो इससे क्या दिखाई दे रहा है बेटा, यू स्क्वायर प्लस 2as इजकल्स टू 0। अगर मैं इसे और थोड़ा सॉल्व करूं तो यू स्क्वायर इजकल टू माइनस के 2as। अगर इससे देखें बेटा तो क्या नजर आ रहा है कि यू स्क्वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एस, क्योंकि 2 कांस्टेंट है, एक्सेलरेशन दोनों में सेम है। जो यू स्क्वायर है वह डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगी किसके, एस के। तो इसलिए अपन u1 का स्क्वायर अपॉन u2 का स्क्वायर इजिकल टू s1 अपॉन s2 लिख सकते हैं और आराम से अपन अब निकाल सकते हैं। क्लियर है? u1 आपको बेटा 40 दे रखी है और u2 आपको कितनी दे रखी है बेटा, 80, और इसका स्क्वायर। s1 आपको बेटा 2 मीटर दे रखा है, s2 आपसे पूछा है ना। तो ये कितना आ जाएगा बेटा, s2 की जो वैल्यू कितनी आ जाएगी, 8 मीटर। 1/2, 2 का स्क्वायर 4, 4 2 जा 8। समझ में आया होगा ना।
अपन को सबसे पहले ना इन्हीं 3 इक्वेशंस को लेके बेटा क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी है, फिर चीजें अपने आप क्लिक करने लगती हैं कि कौन सी इक्वेशन का यूज होने वाला है क्वेश्चन में। ये सब चीजें आप तभी इतनी आसानी से इतनी जल्दी कर पाएंगे जब आप क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे, है ना। बेटा क्या होता है कि चीजें सबको आ जाती हैं और हो भी जाती हैं ना, बस फर्क इतना है कि आपको विद इन टाइम करनी है। नीट के अंदर आप जानते हैं कि 3 घंटे के अंदर आपको 200 क्वेश्चंस करने होते हैं ना। काफी टफ है। फिजिक्स के अंदर जो आपको मैंने देखा है बहुत कम समय मिलता है ना। अगर उस समय में आप यही सोचते रह गए कि कौन सी इक्वेशन का यूज करूं, क्या लगाऊं, हो तो जाएगा बेटा, डेफिनेटली हो जाएगा, इतना टफ नहीं है क्वेश्चन। बस आपको टाइम मैनेजमेंट भी देखना है ना, जिसके साथ साथ जितना समय दिया है आपको उतने समय में हो जाए। नहीं तो आप यही क्वेश्चन सॉल्व करने के चक्कर में आप बायो वाले पोर्शन में 2-4 क्वेश्चन कम सॉल्व कर पाओगे, क्योंकि उनके बदले समय आपने यहाँ दे दिया। तो प्रैक्टिस करोगे ना बेटा फिजिक्स में, ये चीजें अपने आप टाइम को कम कर लाएंगी और आप बहुत आसानी से कम समय में आप अपने क्वेश्चन को कर लोगे। उसके लिए आप क्वेश्चन प्रैक्टिस करो बेटा। क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए मैंने आपको बताया है कि सबसे पहले अपना मॉड्यूल करो डिस्कस। उसके बाद अपन अगर आप कोई एक्स्ट्रा बुक लगाना चाहते हो तो मैं एररलेस रिकमेंड करूंगा बेटा, यूनिवर्सल के नाम से बुक है, आप उसको लगा सकते हैं। काफ़ी अच्छे क्वेश्चन है, सारे के सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आते हैं उसमें। और फिर अपन जितना भी फोकस करें ना बेटा, ज़्यादा से ज़्यादा अपने कोचिंग इंस्टीट्यूट के स्टडी मटेरियल पे ही करें, क्योंकि अगर आपने एक बार भी लगा लिया है ना, तो मेरा मानना ऐसा है कि आप फिर कुछ समय बाद उसे दोबारा लगाएं। एक चीज को ही बार बार पढ़ें, तभी आप उसमें महारत हासिल कर पाएंगे बेटा। ये नहीं कि एक चीज को 10 जगह से पढ़ें, है ना। एक चीज को बार बार पढ़ो, लेकिन उससे ऐसा स्ट्रॉन्ग कर लो कि अगर आपके नीट में या किसी भी कंपटीशन एग्जाम में उससे क्वेश्चन आ जाए तो आप आसानी से वो कर पाएं, कम समय में कर पाए, है ना। तो काफ़ी है बेटा आज के लिए। आप पढ़ते रहिए, क्वेश्चन प्रैक्टिस करते रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, ठीक है। तब तक के लिए ऑल द बेस्ट, बाय बेटा।